बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करिए। तो मान लिया है मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करना है। कूलम्स लॉ जो है बेसिक पार्ट जो था वो मैंने आपको करा दिया है। अब 12th स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो गॉसेस लॉ से स्टार्ट होता है, लेकिन गॉसेस लॉ को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें 11th की लगेंगी। पहले मैं वो क्लियर करा देता हूं आज, फिर आगे के लेक्चर्स में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराऊंगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा पार्ट 11th का रह गया है जो मुझे कराना है, वो मैं बाद में भी आपको रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। अभी मैं 12th का स्टार्ट करता हूँ कि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आज आपको बेसिक चीजों में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसका आपको एक सुपरफिशियल आइडिया मैं दे दूं, जिससे आप आगे की चीजें आसानी से कर पाए। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे। क्लियर है? चलिए आइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, या कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये जो है अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। ये फील्ड लाइंस में आपके लिए बना रहा हूं, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, कि अपने आसपास फील्ड क्रिएट करता है। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इसको क्या करेगा, ऑब्वियसली रिपल करेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। समझ आ गया? तो कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो अपने आसपास क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। एक रीजन होता है उसके आसपास जिसमें उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है दूसरे चार्ज के द्वारा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि कोई दूसरा चार्ज आया तो उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो क्या करेगा, रिपल करेगा। ये आया कहां से, ये जन्मा कहां से कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी यहां पर एक चेयर रखी गई है, मैं ऐसे कुछ हाथ करता हूं, ऐसे मैंने हाथ किया और चेयर पीछे चली गई, ऐसा हो सकता है। हमारे लिए मानना डिफिकल्ट नहीं है। हमारे लिए मानना डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने हैरी पॉटर, सुपरमैन और फलाना ढिमकाना हमने क्या कर दिया, बहुत सारे सुपर हीरोज की मूवीज देख करके रखी है ना। हैरी पॉटर वगैरह भी देखा है हमने कि ऐसा हमने हाथ किया, वो चीज पीछे चली गई, इधर अट्रैक्ट हो गई। तो हमारे लिए मानना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उस दौर के साइंटिस्टों के लिए ये मानना बहुत डिफिकल्ट था कि किसी ने कुछ ऐसा किया और वो मूव कर गया। यानी क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर चार्ज ले आए और यहाँ पर दूसरा चार्ज जैसी मैं लेकर आता हूं, ये उसको रिपल कर देगा। यानी एक डिस्टेंस पे रह के ही एक्शन करना। एक्शन करना मतलब फोर्स लगाना, तो उसको बोलते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। ये मानना उस दौर के साइंटिस्ट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर फेराडे नामी साइंटिस्ट, नाम तो सुना ही होगा, फेराडे। तो फेराडे नाम के साइंटिस्ट आया, मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पहले आया, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे अलग अलग टाइप की हमने फील्ड देखी। तो शुरुआत कहां से हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरुआत हुई। तो कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज आया तो उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा देता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी अपने आसपास क्या करती है, जाला बनाती है। अगर कोई छोटा सा इंसेक्ट उसके जाले में आया तो उसको पकड़ के खींच लेती है, यानी उस पर फोर्स लगाती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल वैसे ही है फील्ड का भी कॉन्सेप्ट। समझ आया? क्लियर है? तो याद रखिएगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट्स अ रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, it's a region around an electric charge in which its effect can be felt by other charges. In which its effect can be felt by other charges. मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का एक ऐसा रीजन होता है जिसमें दूसरे चार्जेस अगर आ जाएंगे तो उसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैंने ऐसे यहां पर क्या कर दिया, कोई चार्ज बना दिया पॉजिटिव, ये चार्ज बना दिया नेगेटिव, तो ये अपने आसपास तो फील्ड बना रहा है, ये अपने को समझ में आता है। जैसे प्रोटॉन ले लिया या इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन कहां से मिलेगा, हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला आइसोटोप लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, तो आपको क्या मिल गया, एक प्रोटॉन मिल गया, एक पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज जैसे मान लो प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मान लो यानी जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इनके आसपास क्या होगी, फील्ड होगी। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इनके आसपास जो फील्ड है वो आप दर्शाएंगे कैसे, आप बताएंगे कैसे।
अब बोर्ड पे पेपर पे कैसे बताएंगे कि इनके आसपास फील्ड है? तो फिर फैराडे ने क्या कर दिया, एक नई चीज सोची कि अगर आपको उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, यानी पिक्चर में आपको उसको समझाना है, यानी बुक में आपको बोर्ड पे अगर आपको उसको समझाना है, तो आप क्या करो, उसके आसपास लाइंस बनाओ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसके आसपास क्या करो, लाइंस बनाओ। और इन लाइंस को क्या बोला गया? इन लाइंस को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना? तो पॉजिटिव चार्ज की ऐसी होती है, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है वो इस तरह से होती है, उसकी तरफ जो आती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना, इस तरीके से आती है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चार्ज के आसपास वो रीजन होता है जहां पर दूसरे चार्जेस उसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। बात समझ में आगे? क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब समझने की यहां पर कोशिश करो कि यहां पर अगर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास कुछ लाइंस बनाएंगे। इसके वजह से हमको समझ में आ जाएगा कि उसके आसपास क्या है, फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे एंटर करती है। समझ आया? क्लियर है? जो जो बेसिक चीजें आपको रिक्वायर्ड है आगे का चीज समझने के लिए, वो सब मैं आपको बताते जा रहा हूं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई? चलो भाई, यहां तक तो अपने को बात समझ में आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को समझ में आ गया। अब क्या, अब एक और चीज आप समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके आसपास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज के आसपास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के आसपास भी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने क्या देखा कि यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज कहते हैं उसको, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा, Q0 बोलूंगा मैं उसको। तो Q0 मैंने क्या कर दिया, छोटा सा यहां पर चार्ज रख दिया। तो ये वाले चार्ज ने इसको बहुत जोर से रिपल किया। बहुत जोर से मतलब क्या, इसने क्या कर दिया, ज्यादा फोर्स से रिपल किया। मान लो 10 न्यूटन से रिपल किया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 न्यूटन से उसको रिपल कर दिया। अब इसी टेस्ट चार्ज को मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां पर नहीं रखता हूं, इतना नजदीक नहीं रखता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां रखता हूं, यहां पकड़ा मैंने और टेस्ट चार्ज को यहां रखा, Q0 को। जैसे ही मैंने इसको यहां रखा, तो जब यहां था तो 10 न्यूटन से रिपल कर रहा था, जब यहां आया तो उसने उसको रिपल कर दिया सिर्फ 3 न्यूटन से। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर वो क्या कर रहा है, बहुत जोर से रिपल कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है, उतनी जोर से रिपल नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई चार्ज के आसपास जो फील्ड बनती है उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम नहीं होती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। ज्यादा है तभी ज्यादा फोर्स लगाया, कम है वहां पर तभी कम फोर्स लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ही वो क्या करता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है। समझ आके? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम कोई चार्ज लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके आसपास जो फील्ड बनती है वो फील्ड का अलग अलग वैल्यू, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होता है। यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ वैल्यू अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, वहां अलग। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। समझ में आ गया? और हमको क्या करना है, हम फिजिक्स में करते क्या है, हम चीजों को फिजिक्स में मेजर करते हैं। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम जो है अभी अलग अलग पॉइंट पे जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है उसको हम लोग मेजर करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे। समझ आ गया? तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया जाता है क्वांटिटी से, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। समझ आ गया? क्लियर है? तो क्वांटिटेटिवली द measure of strength of electric field at a particular point is called as electric field intensity या electric intensity। उसको कहेंगे हम लोग E बार से डिनोट करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्वांटिटी है, E बार हमारे पास क्वांटिटी है। तो E बार यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपने को चीजें यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करके देगा अलग अलग पॉइंट पर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आ गया? मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अराउंड द चार्ज। ठीक है? क्लियर हो गया? तो यहां पर जो है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया। अभी आगे के पार्ट में अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालोगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q और उससे कोई डिस्टेंस R पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, टेस्ट चार्ज रखा, तो आप क्या करेंगे? ये तो पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव लिया है, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? बहुत छोटा होगा और हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो जिस फोर्स से उसको रिपल कर रहा है R डिस्टेंस पे होने पर, उससे हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। Q0 टेंड्स टू 0 मतलब टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, F बार अपॉन Q0। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, F बार इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E। समझ में आ गया? F बार क्या होता है? Q0 इंटू E होता है। Q इंटू E बोल दो इन जनरल, क्योंकि कोई भी चार्ज हो सकता है। समझ आ गया? क्लियर है। तो F बार क्या होता है? Q इंटू E बार होता है। E बार का यूनिट बता दो जल्दी से। फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एक भी यूनिट होता है इसका, वो बता देता हूं मैं, और एक इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ये भी इसका यूनिट होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या है आपका? लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, F बार अपॉन Q0। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर। यानी फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है। फॉर्मूला याद कर लो, F बार इज इक्वल टू Q इंटू E बार। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, ये भी अपने को समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? Q इंटू E। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अभी मैं आपको कुछ एक छोटा सा डेरिवेशन कराऊंगा, फिर मैं आपको फ्लक्स को लेकर के चले जाऊंगा, फ्लक्स का पार्ट क्लियर कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है E बार, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यानी इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका डायरेक्शन क्या होता है? जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा, वही फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यूनिट इसका क्या होता है? एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, वो होता है न्यूटन पर कूलम, अभी बताया मैंने, या फिर वोल्ट पर मीटर। अब ये कहां से आया? इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पोटेंशियल तक का, तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि इसका और एक यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरी चीज क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? अवे होगा, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बताया था मैंने, पॉजिटिव चार्ज अगर लेंगे तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये आपको पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज बिठा देते। 3 पॉइंट आए, समझ में आ गए होंगे। चौथा पांचवा पॉइंट अलग से लिख देता हूं, समझाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज experiences force in the direction of the field। पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड नेगेटिव चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज कहां करता है? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब समझाता हूं मैं, ऐसे आपके पास क्या है? 2 प्लेट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ आ गया? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है
तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। समझ में क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे तो पॉजिटिव कहां भागेगा? नेगेटिव की तरफ भागेगा। समझ में आ गया? दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं तो नेगेटिव कहां भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है फील्ड के डायरेक्शन में चलता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। यानी बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट बता देता हूं। फिफ्थ पॉइंट आपका है इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? मान लीजिए कि यहां पर आपके पास क्या है? Q1 चार्ज है, यहां पर आपने Q0 चार्ज रखा है, यहां पर आपके पास क्या है? Q2 चार्ज है, यहां पर आपके पास क्या है? -Q3 चार्ज है। तो Q1 Q0 को क्या करेगा? रिपल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। Q2 Q0 को रिपल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। Q3 Q0 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बार, इसकी वजह से E2 बार, इसकी वजह से E3 बार। समझ में आ गया? तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगा? E1 बार प्लस E2 बार प्लस E3 बार, ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आपको क्या करना है, किसी पॉइंट चार्ज पर या किसी भी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। समझ आया? क्लियर है? इतना आसान है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी मैंने इसमें। ठीक है, चलो भाई। उसके अलावा इक्का दुक्का और चीजें हैं वो बता करके फिर मैं आपको क्या करूंगा, छोटा सा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उनका डिफरेंस समझा दूं, छोटा सा एक डेरिवेशन करा दूं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर उसके बाद मैं आपको सीधा फ्लक्स पे लेकर के चलूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब जो है मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक ही बात है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी जो चीज होगी वो होगी आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों क्या है? दोनों लगते तो बहुत सिमिलर है लेकिन दोनों में अच्छा खासा फर्क है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ई बार डज नॉट चेंज विथ पोजीशन। पोजीशन के साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलती है तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ गया? और अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलती है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई बार डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर वो हर टाइम पे कांस्टेंट है, अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, लेकिन हर टाइम पे यहां पर 1 है, मान लो इस पॉइंट पे 1, ये पॉइंट पे 2 3 4 5, हर सेकंड में 1 2 3 4 5, अगले सेकंड में 1 2 3 4 5, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, पोजीशन के साथ तो बदल रही है। यहाँ 1 है, इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, कुछ समझ आ रहा है? लेकिन हर पॉइंट पे टाइम के साथ कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे अगर पहले सेकंड में 5 है, दूसरे सेकंड में भी 5 ही है, तीसरे सेकंड में भी 5 ही है, कुछ समझ आ रहा है? तो अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है तो कहेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पोजीशन के साथ में सेम है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? क्लियर है? तो दो बेसिक से टर्म्स है लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और सवाल में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बता दिया आपको मैंने। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये अपने को निकालना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज Q है। ठीक है ना? पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है? Q। और इसके बाद यहां पर ये जो है आपका, यहां पर कोई पॉइंट है मान लो P, और इस P पॉइंट पर अपन ने क्या कर दिया? Q0 रख दिया। समझ में आ गया? यहां पर मैंने क्या कर दिया? कोई चार्ज ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो पॉइंट है मान लो, ये पॉइंट क्या है? P है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q0 चार्ज रखा हुआ है। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज, बहुत ही छोटा सा चार्ज, वो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा और बहुत ही छोटा है और हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बताया था आपको मैंने। ठीक है ना? तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा।
समझ में आगे बात, एक फोर्स लगाएगा इस पे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो उसको रिपल करेगा। अब अगर मैं यहां पर कूलम्स लॉ लिखने की कोशिश करूं तो कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है R, तो R स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। और यहां पर क्या आ जाएगा, आर कैप भी आ जाएगा। आर कैप क्यों, डायरेक्शन बताएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलो ये अपने को समझ में आ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए ये जो क्यू नॉट है इसको मैं नीचे भेज देता हूं फोर्स के, तो एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ऐसे ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है अपने को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अपने को समझ में आ रहा है। अरे लेकिन एफ अपॉन क्यू नॉट देखो मैंने क्या लिखाया था, एफ अपॉन क्यू नॉट तो मैंने ई लिखाया था, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई बार इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर कैप, ठीक है, आर स्क्वायर आर कैप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी हाई डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपने लिख दी। समझ आ गया, क्लियर है। इसको और भी लिख सकते हो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर क्यूब, के क्यू अपॉन आर क्यूब आर बार। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, दोनों सही है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मोटी मोटी बातें, बेसिक बातें आपको रिक्वायर्ड थी वो सब मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको फ्लक्स पे लेकर के चलूंगा ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए। अब इसके बाद के लेक्चर फिर हम लोग क्या करेंगे, गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको फ्लक्स के बारे में आइडिया दे देता हूं, ये भी 11th में था तो रिवाइज कराना जरूरी है क्योंकि आगे हम लोग को काम आने वाला है, ठीक है। चलो तो अभी बच्चों, आज हम लोग को अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉब्लम्स भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराने हैं और भी बहुत कुछ पार्ट है उसमें कराने लायक का, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 12th का करने जा रहे हैं। इस वजह से वो बीच का थोड़ा सा पार्ट अभी मैं छोड़ रहा हूं, उसको मैं आखिर में कवर कर लूंगा। पहले आप 12th का पार्ट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, एक एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को आप लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि एक ऐसे एरिया है, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या करता हूं, फील्ड लाइंस ऐसे, यहां पर कोई मान लो फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, जैसे ऊपर से भी जा रही है, नीचे से भी जा रही है, और है ऐसी फील्ड लाइंस है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ ये जो एरिया हमारे पास है, इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन जा रही था, आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, 7 का हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी फील्ड लाइन जाएगी उतना क्या हो जाएगा, उतना फ्लक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो एक एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है वही क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से एरिया को छोटा कर दूं, ये एक एरिया ले लो, अब बताओ कितना फ्लक्स है, 3 का फ्लक्स है। ये एरिया से कितना फ्लक्स है, 3 का फ्लक्स है। ये एक ऐसा एरिया ले लेता हूं और छोटा, फ्लक्स कितना है, अब तो 1 का फ्लक्स है। तो समझ आ गया। तो किसी भी एरिया से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी वो उसका क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। समझ आता है, ठीक है। चलो ये आपको समझा दिया मैंने। अब एक और चीज, इसका फ्लक्स का जो आपका सिंबल है ना वो क्या है, फाई। फ्लक्स का सिंबल क्या है, फाई, ठीक है ना। तो फ्लक्स का सिंबल आपके पास क्या है, फाई है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो फ्लक्स का सिंबल फाई है। और यहां पर समझने की आप कोशिश करो कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ली है यहाँ, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब जो फील्ड लाइन है वो और पास पास आ जाएंगी। तो अगर और पास पास आ जाएंगी इसका मतलब ये हुआ कि इससे अब क्या हो जाएगा, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, देखो बढ़ जाएंगी, अब ज्यादा हो गई। इसका मतलब जो आपका फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। समझ में आता है। इसके बाद अगर मैं क्या कर दूं, एरिया को और बड़ा कर दूं
तब भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बार। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये आपको समझना है कि फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बार। फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ना। अब मैं अगर इन जनरल डी फाई लिखूं, छोटा सा फ्लक्स लिखूं, तो क्या लिखूंगा मैं, ई बार डॉट डी एस बार। समझ में आ गया, छोटा सा एरिया कंसिडर किया, उससे छोटा सा फ्लक्स आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? ये अभी फिलहाल तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है कि डी फाई जो है छोटा सा फ्लक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बार इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएस बार। ये आपने पढ़ा है टेंथ स्टैंडर्ड में, ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं यहां पर जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं डी फाई, जिसकी प्रोपोर्शनलिटी आई ई डी एस कॉस थीटा। क्या प्रोपोर्शनलिटी आई, कॉस थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर इसको लिखा जा सकता है डी फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। समझ आ रहा है क्या? वो क्यों आई, कैसा है, उससे अपने को क्या लेना देना, मैथमेटिकल पार्ट है, अपने को बस याद रखना है कि डी फाई क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा। डी फाई का इंटीग्रेशन तो फाई हो जाएगा, यहां पर इसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। समझ में आ गया, ये एक्चुअल फॉर्मूला है फ्लक्स का, समझे? आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लो, डीएस बार को इंटीग्रेशन करके क्या लिख दो, एस बार लिख दो, एस मतलब एरिया लिख दो। समझ आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थोड़ी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तभी आ सकती है जब वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो। अब वो है, अपने को नहीं पता वो है या नहीं, तो ये एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है फ्लक्स का। समझ आ गया, क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। ये आपके फ्लक्स का क्या है, जनरल फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मैंने क्या कर दिया, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला करा दिया। अब अगर ऐसा हो जाए, अब अगर एक स्पेशल केस देख लें, इफ ई बार इज यूनिफॉर्म, अगर ई बार यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है अगर ई बार, समझ में आ गया? तो जो चीज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई बार बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बार, देयरफॉर फाई क्या हो जाएगा, ई बार डॉट, छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा एरिया मिल जाएगा, ई बार डॉट क्या हो जाएगा, एस बार। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये तुम्हारा फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन ई बार इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, व्हेन ई बार इज यूनिफॉर्म। ई बार अगर यूनिफॉर्म है तभी एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। बच्चे यही गलती करते हैं, किताब में भी यही दिया होता है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है। समझ आ गया, क्लियर हो गया? वरना प्रॉब्लम में फंसोगे तुम, ठीक है? तो ये तुमको बता दिया मैंने। आज इसका जरा यूनिट बता दो फटाफट से। फाई स्केलर क्वांटिटी है, फाई याद रखो। डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट है मतलब क्या है, स्केलर है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो इसके बाद फाई, फाई का यूनिट क्या बनेगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? तो ये बेसिक चीज तुमको समझा दी मैंने। अब इसके बाद यहां पर थीटा क्या है वो भी बता देता हूं। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएस बार। समझ में आ गया, ठीक है ना? एंड अगर ई बार इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डीएस बार। फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएस बार। ई बार और डीएस बार के बीच का जो एंगल है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, थीटा बोलते हो। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर? तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएस बार। ई बार और डीएस बार के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो ये अपने को समझ में आता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या करता हूं, आपको इक्का दुक्का प्रॉब्लम देता हूं जिसे आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि ये एक्चुअली ऐसा है, ये ऐसा है, ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, मतलब आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, समझ में आ गया? जबकि है ऐसा, इसमें से ऐसी फील्ड लाइंस जा रही है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? ऐसी फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन आप उसका साइड व्यू देख रहे हो, है ना? तो आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है? अब इसके साथ ये वाला एंगल मान लीजिए क्या है, अल्फा है। क्लियर होगा? इसमें एक और चीज रहेगी बताने के लिए, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो है थीटा आपको बता दिया मैंने, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएस बार। ये जो डीएस बार है ये क्या है, एरिया वेक्टर है। इस चैप्टर में एरिया को हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं।
समझ में आ गया। अगर ये वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये लेवल आपने पढ़ा है, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा फॉर अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल होगा। फॉर अ क्लोज सरफेस इट इज आउटवर्ड नॉर्मल। समझ में आ गया, क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर, मतलब समझाता हूं। ये आपके पास एक ओपन सरफेस, ये एक ओपन सरफेस है, तो इसका एरिया अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, क्या बताऊंगा मैं, या तो ये दोनों चलेगा। ओपन सरफेस के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। परपेंडिकुलर होता है हमेशा सरफेस को, ये परपेंडिकुलर या तो ये परपेंडिकुलर, दोनों चलेगा। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, ऐसे कोई क्लोज सरफेस है, तो अगर क्लोज सरफेस है तो ये भी एरिया वेक्टर हो सकता है और नीचे वाला भी एरिया वेक्टर हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों में से कौन सा लेंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, तो सवाल ये है कि ये परपेंडिकुलर लेंगे या ये लेंगे, तो आप आउटवर्ड वाला नॉर्मल लेंगे, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो वही लिखा है मैंने, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा क्या होगा, वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बेसिक भी आपको चीज मैंने बता दी। और थीटा क्या, एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएस बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन करा दूं मैं इक्का दुक्का, ताकि कुछ आइडिया हो जाए कि फ्लक्स कैसे हम लोग निकालते हैं। क्योंकि ऐसा है, और यहां पर मान लीजिए ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, कैसे निकालोगे फ्लक्स निकाल के बताओ, क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म है, तो ई बार डॉट एस बार लगाओगे तो क्या लिखोगे, ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या करोगे वही तुमको समझना है, ठीक है। एस एरिया मान लिया, एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा, इसको परपेंडिकुलर, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएस बार। ये ई बार है और ये क्या है आपका डीएस बार है, समझना, ये एस बार बोलता हूं आपको। तो ई बार और एस बार में जो आपका एंगल है वही क्या आपका थीटा है, तो ये ई बार ये एस बार, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आता है, क्लियर है। तो इसको आप समझने की कोशिश करो कि ये जो है आपका क्या है, अल्फा है, समझ में आ गया। तो ये भी डेफिनेटली क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आ गया। टोटल कितना है, टोटल 90, तो पूरे 90 में से अल्फा माइनस करेंगे तो थीटा में, थीटा क्या है 90 माइनस अल्फा, तो जो आ जाएगा ई एस कॉस 90 माइनस अल्फा, यानी क्या ई एस साइन अल्फा। समझ आ गया, क्लियर है। तो थीटा याद रखेंगे, ई और डी ए यानी एस वाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। समझ आ गया, पहला क्वेश्चन करा दिया। एक और समझा देता हूं मैं, और भी बहुत कुछ है कराने लायक का, लेकिन सिर्फ मुझे रिवीजन कराना है 11th का और थोड़ा सा बेसिक बनाना है, इस वजह से कुछ ही क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं। और नेक्स्ट लेक्चर से बहुत डिटेल में मैं 12th का पार्ट स्टार्ट कर दूंगा। ये आपके पास है, ये एंगल बीटा है, बताओ क्या करेंगे। ये एंगल आपका बीटा है, बोल भाई कैसे करेंगे, होमवर्क देता हूं, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिक चीज तो तुमको मैंने समझा दी। उसके बाद गर्मी बहुत हो रही है यहाँ, एसी है नहीं और फैन बहुत स्लो रखना पड़ता है, तो बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ऐसा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को फ्लक्स निकाल करके बताना है, और मैंने बहुत बेसिक तरीके से बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है कि फ्लक्स क्या होता है। तो अगर आप लोग इसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेंगे और अगले लेक्चर को फिर प्रॉपर्ली देखेंगे इसके बाद के लेक्चर को, तो आराम से आपको 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बेसिक चीजें मैंने करा दी, और 12th का गॉसेस लॉ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में उनको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू।